नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एफबी चैनल GKCL राव में, जहां पर अपन रोजाना 5 बजे आपसे लाइव रूबरू होते हैं। जहां भारतीय इतिहास से संबंध में अपन जो ये लाइव सीरीज पढ़ा रहे हैं, उसमें अपन जो लगातार संवैधानिक विकास की ओर अभी बढ़ रहे थे। और आज अपन भारतीय संविधान के प्रमुख जो अनुच्छेद, इसके अलावा भारतीय संविधान के जो प्रमुख भाग हैं, उसके अलावा अनुसूचियां, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो अनुसूचियां हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट है अपनी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दें। हरीश जी से भी रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करें। अजय राव, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका शेयर करने के लिए। और मैं अन्य जो हरीश जी है उनको भी विशेष तौर पे कहूँगा, हरीश जी एक बार शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग अपन से जुड़ सके। अपन सबसे पहले लेते हैं संविधान की अनुसूचियां। देखो, मूल संविधान में अनुसूचियां, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यहाँ पे। एक बार शेयर जरूर करें हरीश जी, और सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि शेयर जरूर करें। शेयर में किसी प्रकार की कंजूसी ना करें, क्योंकि शेयर करने से और भी लोग अपन से जुड़ते हैं और इसके साथ साथ अपन हमें भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है ताकि हम उस जो सेशन है इसको और अच्छा कर सके। तो आज जो भारतीय संविधान से लेकर अपन जो बातें कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है कि अपन आज लमसम काफी, एक तो पूरे 22 भाग पढ़ेंगे, इसके अलावा 12 अनुसूचियां पढ़ेंगे, और साथ ही साथ याद रखने की जो ट्रिक है उसके साथ पढ़ेंगे कि आपको इसी सेशन में, इसी क्लास में आपको मैं याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा और आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो 12 अनुसूचियां हैं इसके बारे में। तो 12 अनुसूचियां, जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और बाद में 4 और जोड़ी गई। इसी प्रकार से कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो ये 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद में 4 जोड़ी गई, तो 8 + 4 12। इसके अलावा दूसरा अपन देखते हैं कि इसके भाग, तो इसके 22 भाग थे। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी जिसमें भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो टोटल 14 भाषाएं, 14 राज्य थे मूल संविधान में। इसके अलावा जो 22 भाग थे, और 22 भागों को अपन जो किस प्रकार से डिवाइडेशन कर रखा है, उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, उन्हीं को पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में 395 जो टोटल अनुच्छेद है उनके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत प्रहलाद जी, आगे राजकुमार जी का स्वागत है, मनीष जी शेखावत का स्वागत है। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर जरूर कर दें। शेयर में ज्यादा कुछ नहीं, एक बार शेयर बार बटन दबाते ही अपने आप शेयर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है शेयर करने का, तो शेयर जरूर करें। सोनू जी चौहान, स्वागत है सोनू जी चौहान आपका। तो यहाँ अपन सबसे पहले लेते हैं 12 अनुसूचियां। 12 अनुसूचियों का जो कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले अपन देखते हैं देश। ठीक है, कोई भी चाहे आर्टिकल पढ़ो, चाहे भाग पढ़ो, चाहे अनुसूची पढ़ो, सब में सबसे पहले आता है देश, क्योंकि सबसे बड़ा आपने आता है क्या है, देश है। चाहे किसी भी कंडीशन में देश, कभी मैं कुछ भी कर लूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। नरेंद्र मोदी जी का जो कंसेप्ट है उसी पे अपन लेके चलते हैं कि यहाँ सबसे पहले आता है अनुसूची 1 में देश के संबंधित। अगर दूसरी अनुसूची देखते हैं कि जितने भी देश के पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी यानी जितने भी सरकारी सेवाओं में पदाधिकारी हैं, उनके वेतन और भत्ते, यानी उनको किस प्रकार से, किस रूप में वेतन भत्ते दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे। तो 2 से सबसे पहले देश से याद हो गया। दूसरा आपने ऐसे याद रख सकते हैं कि पैसे से। ठीक है, पैसा 2 अक्षरों का है, तो उसे दूसरी अनुसूची में अपन याद रख सकते हैं पैसा 2। तो 2 से अपन याद रख सकते हैं कि वेतन और भत्ते, जितने भी जो सरकारी पदाधिकारी हैं, जितने भी जो भारत सरकार के पदाधिकारी हैं, उनको वेतन और भत्ते अनुसूची 2 के तहत दिए जाते हैं, 2 के माध्यम से दिए जाते हैं। उसके अलावा आप तीसरी बात करते हैं तो अनुसूची तीसरी में जो ये 3 अक्षरों की है, शपथ है, तो अनुसूची तीसरी में जितने भी पदाधिकारी हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। जितने भी पदाधिकारी हैं उनको शपथ दिलाने का जो प्रावधान है वो अनुसूची तीसरी में है। तो अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं, शपथ है, 3 अक्षरों का है, तो यहाँ पे तीसरी अनुसूची में शपथ दिलाई जाती है जितने भी पदाधिकारियों को। ठीक है, उसके अलावा अपन चौथी अनुसूची की बात करें तो उसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन कैसे कि चौथी अनुसूची में 4 शब्दों का। ठीक है, अपन ने दूसरी में 2 शब्द लिए थे, पहले में देश, दूसरी में 2 शब्द पैसा, तीसरे में शपथ 3 अक्षरों का, शपथ है 3 अक्षरों का, चौथी में 4 अक्षर राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, 4 अक्षरों का। तो यहाँ पे राज्यसभा की जितने भी सीटों का आवंटन है, प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग राज्यों के राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है, वो अनुसूची
4 के तहत किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं कि अनुसूची 5 में, अनुसूची 5 में SC ST के संबंध में प्रावधान है। SC ST जो जातियां हैं जिनमें देखो S को 5 की तरह लिखते हैं, 5 को भी ऐसे लिखते हैं, उसी तरह S को भी ऐसे लिखते हैं। तो SC ST संबंधी प्रावधान है वो सारा अनुसूची 5 के तहत है। इसके अलावा आगे बात करें अपन तो अनुसूची 6 में, अनुसूची 6 में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके संबंध में SC ST के प्रावधान किए गए हैं। तो जो 7 सिस्टर हैं उनमें से जो 3 महत्वपूर्ण उनके बारे में SC ST के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं, ममता जो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इनके बारे में जो बात हो रही है, जो मिजोरम, मेघालय और इसके अलावा त्रिपुरा, इन तीनों के बारे में SC ST के संबंध में जो प्रावधान है वो अनुसूची 6 में किए गए। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं अपन अनुसूची 7 में। तो अनुसूची 7 में जो है वो 7 को अपन ऐसे 7 को हिंदी में से लिखते हैं ना, उसी प्रकार सूचियों का उल्लेख है। सूची कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों का जो उल्लेख है वो यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का उल्लेख है जो यहाँ पर 7 में है। इसके अलावा जो अपन बात करें कि भाषा के संबंध में, मनोहर जी राव का स्वागत है मनोहर जी आपका। तो यहाँ पे भाषा संबंधित बाद में जो भाषा संबंधित जो उल्लेख है वो अनुसूची 8 में है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और समय समय पर अनेक सारी भाषाओं का उल्लेख किया गया था। जब शुरुआत में जो भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी और 14 ही राज्य थे। बहुत बहुत स्वागत है मनोहर जी, प्रणाम। हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं और संविधान में जो प्रमुख 12 अनुसूचियां थी, इसके अलावा जो संविधान में प्रमुख 22 भाग है, इसके अलावा जो संविधान के टोटल 395 अनुच्छेद है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे चर्चाओं से संबंधित जो बात हो रही है पूरे संविधान को अपन कंप्लीट तौर पे पढ़ाएंगे और उसमें किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल बाकी नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, अपन ने 12 अनुसूचियों में से 8 अनुसूचियां पढ़ ली है। पहले में देश, दूसरे में पैसा 2 अक्षरों का, तीसरे में शपथ 3 अक्षरों का याद रखने का तरीका, उसके बाद चौथे में राज्यसभा की सीटों का आवंटन 4 शब्दों का राज्यसभा, ठीक है, तो 4 अक्षरों का। उसके बाद 5 में जो SC ST, S को 5 की तरह लिखते हैं तो वैसे याद रख लेंगे, SC ST संबंधी प्रावधान। 6ठी में पूर्वोत्तर राज्य जो हैं उनका उल्लेख है। बहुत बहुत स्वागत है भवानी सिंह जी का। एक बार शेयर जरूर करें, मैं सभी लोगों से विनम्र अपील है कि सभी लोग एक बार शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग अपन से जुड़ सके और इस सेशन का लाभ ले सके। तो यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं, जो अनुसूची जो 6ठी है उसमें 7 सिस्टर का उल्लेख है, जिसमें उनमें भी SC ST के संबंध में प्रावधान है। इसके अलावा 7 को से रिलेट करते हैं और सूचियों का जो उल्लेख है वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन सूचियों के उल्लेख के संबंध में यहाँ 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है और जितनी भी भाषाएं आज वर्तमान में अपने 22 भाषाएं हैं, जबकि मूल संविधान में 14 ही भाषाएं थी और 14 ही राज्य थे। और आज वर्तमान में 29 से ज्यादा जो 29 राज्य हो चुके हैं। इसके अलावा 22 भाषाएं हो चुकी है। अनेक समय पर अनेक सारी भाषाएं जोड़ी गई थी। उनके बारे में अपन जब संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे तब उनमें सभी भाषाओं के बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आगे अपन बात करें, लेकिन आज भी इंग्लिश को मान्यता प्राप्त नहीं है, इसके अलावा राजस्थानी को मान्यता प्राप्त नहीं है। ये जरूर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो 9वीं अनुसूची है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भूमि सुधार से संबंधित है। अब गुरुजी भूमि सुधार क्या होता है, तो इसके संबंध में अपन बात करें कि जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे या जमींदार वर्ग हुआ करता था, तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती थी, बहुत सारी जमीन होती थी। उस जमीन को वो अकेला उसका अधिकारी या मालिक होता था, उसे वो किसी अन्य को नहीं देता था। अब गवर्नमेंट को उस जमीन की जरूरत पड़ती या अन्य लोगों को उसकी जरूरत पड़ती, तो वो ऐसा कानून वो देता नहीं था, क्योंकि ना तो वो गवर्नमेंट को देगा ना कर्षकों को देगा। तो इस संबंध में एक कानून लाया गया। इस संबंध में उन जमींदारों से भूमि हस्तांतरित करने के लिए या लेने के लिए एक कानून लाया गया, जो 9वीं अनुसूची के तहत लाया गया, जिसे भूमि सुधार आंदोलन जो थी, भूमि सुधार से संबंधित थी 9वीं अनुसूची। और ये एक ऐसी अनुसूची है जिसमें किसी भी विषय को डालने पर इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। अगर संविधान का या अपने किसी भी चीज का अगर 9वीं अनुसूची में उल्लेख हो जाए तो उसके खिलाफ कभी भी जो है किसी भी हाईकोर्ट में उसके लिए अपील नहीं की जा सकती, वहां पे सुनवाई नहीं होती उसके खिलाफ। तो यहाँ पे जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल जो अनुसूची है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें
तो जैसे भूमि, अपन वो 9 को याद कैसे रखेंगे, तो कभी भी भूमि का विवाद होता है तो उसमें अपनी भूमि कोई नहीं देना चाहता, तो भूमि का नाम आते ही कहते हैं 9, तो 9 से याद रखेंगे अपन 9। इसके अलावा 10वीं अनुसूची में जो दल बदल से संबंधित है, राजीव गांधी के टाइम में तो दल बदल बहुत ज्यादा हो रहा था, तो दल बदल से संबंधित जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे, तो ऐसे दल बदलू नेताओं के लिए एक कानून लाया गया जो दल बदल से संबंधित था, और इस प्रकार से दल बदल कानून आया जो अनुसूची 10 के तहत आता है। इसके अलावा 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज, जो आज अपने गांव में सरपंच वगैरह चुने जाते हैं, डायरेक्टर चुने जाते हैं, इसके अलावा अलग अलग वार्ड मेंबर वगैरह चुने जाते हैं, तो ये 11वीं अनुसूची के तहत ग्राम पंचायतों को जो अपने चुनाव करने के लिए और इनके संबंध में जो प्रावधान किए गए वो 11वीं अनुसूची के तहत है। इसके अलावा नगरों के लिए जो अपने नगर पालिकाएं हैं, इनके संबंध में जो प्रावधान है वो 12वीं अनुसूची के तहत है। और इस प्रकार से अपने ये 12 अनुसूचियां पूरी हुई है ना। तो इसको याद रखने का मैं एक बार जो स्पीडली आपको याद करवा देता हूँ। पहली अनुसूची में देश, दूसरी में पैसे के लिए 2 शब्द आते हैं, तो पैसे, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते, तीसरी में 3 शब्द आते हैं, शपथ, तो जितने भी पदाधिकारी उनको शपथ दिलाई जाएगी। चौथी में राज्यसभा, 4 अक्षरों का है राज्यसभा, तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। 5वीं में एस की तरह से लिखते हैं 5 को, उस हिसाब से याद रखेंगे कि SC ST संबंधित प्रावधान। 6ठी में जो 7 सिस्टर है उनमें से जो ममता, मैंने आपको बताया था, जो मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा जो है, इनके संबंध में SC ST संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा 7वीं अनुसूची में से रिलेट करके चलेंगे, सूचियों का उल्लेख है। 8वीं में भाषा, 9वीं में 9 से याद रखेंगे कि 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, यानी 0 कभी इधर चला जाता कभी इधर, अगर इधर हो गया 10, इधर हो गया तो 1, तो इस प्रकार जो 0 इधर दल बदल करता रहता है, तो उससे याद रखेंगे दल बदल जो अनुसूची 10 में। 11वीं जो 1 से और 1 जो सरपंच, 2 आदमी जब चुनाव लड़ते हैं सरपंच का, तो 1 से 1 11 होते हैं ना, उसी प्रकार अपन याद रख सकते हैं कि 11वीं अनुसूची में क्या है, जो पंचायती राज से संबंधित है, और 12 जो लास्ट है वो नगर पालिका से संबंधित है। और इस प्रकार अपने संविधान की 12 अनुसूचियां कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं अपन संविधान के 22 भाग की। संविधान के जो 22 भाग है उनमें किस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं और किस प्रकार 22 भागों को अपन अच्छे से जो रिलेट करके चलेंगे, और आप भी उस पर जरा हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा, और साथ साथ अपना भी दिमाग चलाते रहिएगा कि जो आपके दिमाग में जो आता है, प्रत्येक चीज को, जो भी संख्या होती है उस संख्या को रिलेट करके चले एक दूसरे से, जब आपको जल्दी याद रह जाएगा। तो यहाँ अपन सबसे पहले बात करें कि संविधान के 22 भाग है, उस 22 भाग में सबसे पहला जो भाग है भाग 1, उसमें देश का उल्लेख है। यानी कोई भी बच्चा जन्म लेता है, यदि एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका नाम ये आता है कि वो किस देश का है ना, तो उसके देश का नाम आता है या उसके माता पिता का नाम आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भाग 1 है, ये भाग क्या होते हैं, भाग वो होते हैं जो अपने किताब के अंदर, जैसे अपनी किताब होती है तो किताब में 10 पार्ट होते हैं ना, तो उसी प्रकार से 10 पार्ट हैं, तो यहाँ पे भी 22 पार्ट हैं। संविधान के जो 22 पार्ट हैं इन्हें 22 भाग कहा गया है। और उस पार्ट में जब एक पार्ट के अंदर अनेक सारे जो चैप्टर्स होते हैं, है ना, जैसे कृषि ले ली तो कृषि के अंदर जो उपकरण है उनका अलग आ गया, फसलों का अलग आ गया, तो उसी प्रकार से इन 22 भाग में, इन 22 पार्टों में 395 आर्टिकल अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो पहला भाग है वो देश से संबंधित है। यानी पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो देश से रिलेट होता है या अपने उसके माता पिता का उल्लेख होता है। तो भाग 1 में संघ और राज्य, उसके यानी माता और पिता का उल्लेख है, संघ और राज्यों का उल्लेख है, जो संघ और राज्यों का उल्लेख है भाग 1 में है। और ये इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक उल्लेख, 1 से लेकर 4 तक है जो भाग 1 में है। ठीक है, इसके बाद में भाग 2, भाग 2 जब बच्चा जन्म ले लिया, तो अगर जैसे बच्चा जन्म लेने के बाद जब घर आता है तब उसका नामकरण होता है। तो नामकरण के हिसाब से अपन यहाँ याद रखेंगे कि बच्चे के जन्म के बाद उसे नागरिकता मिलती है, देश में आने के बाद उसे नागरिकता मिलती है। तो भाई बच्चे का जन्म हो गया देश में, तब उसे नागरिकता भी देंगे ना, तो यहाँ पे नागरिकता के तौर पर उसे जो नागरिकता दी गई दूसरी बार, तो वो अनुभाग 2 में दी गई। और इस प्रकार इसमें जो आर्टिकल है वो 5 से 11 तक है। तो इसमें आर्टिकल कितने हैं, 5 से 11 तक है। इसके बाद में अपन भाग करें आगे, तो भाग 3 में, तो भाग 3 में जो है वो मूल अधिकार। अब बच्चे का जन्म हो गया, उसे नागरिकता मिल गई, तो अब उसे कुछ अधिकार भी देंगे ना कि भाई तेरा अधिकार है यहाँ रहने का, खाने का, पीने का, धर्म का। इसके अलावा जो अन्य
अपने बोलने का, चलने का, है ना। तो इस प्रकार जो कुछ अधिकार दिए गए वो भाग 3 में दिए गए। और ये जो अधिकार है, मूल अधिकार है, ये 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख है। आर्टिकल जो अनुच्छेद आते हैं 12 से लेकर 35 जो आर्टिकल है, इनमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है और मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए। ठीक है। इसके अलावा जबकि जो नागरिकता है, एकल नागरिकता अपने भारत में है। एकेरी नागरिकता, एक एकल नागरिकता उसे कहा जाता है कि उसमें राष्ट्र के संबंध में भी एक नागरिकता, वो भी भारत के निवासी है, भारत का नागरिक है। जो राज्य में रह रहे वो भी भारत के नागरिक है। जो केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे वो भी भारत के नागरिक है। जो गांव में रह रहे वो भी भारत के नागरिक है। इस प्रकार एक ही नागरिकता पूरे देश में चलती है। उसी प्रकार जबकि जो अमेरिका वगैरह है ये द्विनागरिकता वाले होते हैं, यानी दोहरी नागरिकता इनकी होती है। यानी जो स्टेट में रह रहे हैं उनकी नागरिकता अलग लेनी पड़ती है, जबकि अमेरिका की नागरिकता उनको अलग से लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो इकेरी नागरिकता है ये ब्रिटेन से ली गई है। जबकि यहाँ मूल अधिकार संबंधित जो प्रावधान है ये तीसरी, और वैसे भी याद रख सकते हैं जैसे अपने अधिकार में ए आता है, उसी प्रकार से यहाँ पे 3 में भी एक ही तरह होता है। तो अपन उससे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि अधिकारों का जो वर्णन है वो भाग 3 में है और ये 12 से 35 तक है। और इसमें संविधान का इसे जो मूल अधिकार है इसे संविधान का मेग्ना कार्टा कहा गया, यानी स्वर्ण पत्र कहा गया है। जो मूल अधिकारों को स्वर्ण पत्र के या अधिकार के तौर पर पत्र कहा गया। इसके अलावा भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। अब देखो भाई, बच्चे का जन्म हो गया देश में तो भाग 1 में, उसके बाद बच्चे को नागरिकता मिली तो भाग 2 में, उसके बाद उसको उसके अधिकार दिए गए तो भाग 3 में उसको अधिकार दे दिए। अब भाग 4 में उसे अधिकार को कुछ गलत प्रयोग ना हो इसके लिए उसे निर्देश दिए गए। तो यहाँ पर भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व के यानी आपको कुछ नियम कानून उसको समझा दिए गए कि ऐसे ऐसे आपको कार्य करना है। तो इनका जो उल्लेख है आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व है जो 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद में जो उनका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे पहले में देश, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में जो है आपका मूल अधिकार, चौथे में उसको दिशा निर्देश दिए गए कि आपको अपने अधिकारों का इस प्रकार से प्रयोग करना है। अब बात आती है भाग जो 4K की। इसी में ही अब जैसे उसको अधिकार दे दिए, फिर उसको निर्देश दे दिए, अब उसका भी कुछ कर्तव्य बनता है, बच्चे का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि मैं उनका किस प्रकार से प्रयोग करूंगा। तो इस प्रकार से जो उनके किस प्रकार से वो अपने कर्तव्यों का प्रयोग करेगा, तो उन्हें कर्तव्यों के लिए वहां पे भाग 4 में उसने अलग से उसने शपथ ली बीच में बोलते हुए कि सर आप चिंता मत करो, मैं आपके कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं आपने बहुत बहुत धन्यवाद भवानी सिंह जी, एक बार शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग अपन से जुड़ सके। तो यहाँ पे वो कहता है कि आपने जो मेरे को अधिकार दिए हैं, जो मेरे को अपने दिशा निर्देश दिए हैं, मैं उनका जरूर कर्तव्य को पालन करूंगा। तो उन्हीं कर्तव्यों का जो उल्लेख है भाग 4 में किया गया है। आगे अपन बात करते हैं भाग 5 में। तो यहाँ पे भाग 5 है जो अब इनमें क्या हुआ कि भाई जो संघ राज्य जो अलग अलग है उनमें ऐसा कर दिया कि आप एक काम करो कि जो संघ भाई उनको अधिकार दे दिए, उनको निर्देश दे दिए, फिर उन लोगों ने कहा कि हमारा कर्तव्य भी है। मामा जी प्रणाम, स्वागत है आपका। एक बार शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग अपन से जुड़ सकें और इस सेशन का लाभ ले सकें। तो यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं भाग 5 में, तो संविधान का जो पहला भाग था उसमें देश आ गया, दूसरे में उसको नागरिकता मिल गई बच्चे को, तीसरे में उसको क्या हो गया कि उसको अधिकार दिए गए, और फिर चौथे में उसे दिशा निर्देश दिए गए कि इसका गलत प्रयोग नहीं करना है। तो भाग 4 के में उसने अपने कर्तव्यों का उल्लेख किया कि मैं अपना कर्तव्य मानता हूं, मैं कुछ काम गलत नहीं करूंगा। उसके बाद भाग 5, तो यहाँ भाग 5 में अब कुछ माता पिता के कर्तव्य होते हैं। तो माता पिता ने कहा कि संघ ने कहा कि संघ पिता के तौर पर कहा कि इसका संरक्षण मैं करूंगा। तो भाग 5 में पिता यानी संघ का उल्लेख है। संघ के जितने भी कार्य, दिशा निर्देश वगैरह हैं उन सब का उल्लेख भाग 5 में है। तो संघ का उल्लेख, संघ के जितने भी कार्य वगैरह होते हैं वो संघ भाग 5 में होते हैं। और इनका जो आर्टिकल है ये 51 से लेकर 52 से लेकर 151 तक इनका उल्लेख है। आगे महेंद्र सिंह, स्वागत है महेंद्र सिंह जी आपका। एक बार शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग अपन से जुड़ सके। आगे अपन बात करें भाग 7 में, ठीक, भाग 6 में, सॉरी, भाग 5 तक हो गया। भाग 6 में क्या है, माता का उल्लेख। माता किससे, राज्य से संबंधित है। यानी पहले भाग 6 में संघ का उल्लेख यानी पिता का उल्लेख, पिता के प्रति जो कर्तव्य होते हैं
पुत्र के प्रति जो कि अपने मैं पुत्र को किस प्रकार से कार्य दूंगा, कैसे कैसे कार्य दूंगा, इन सब का संघ का जो भी कार्य है उल्लेख है वो भाग 5 में सॉरी। और उसके बाद में भाग 6 में राज्यों का उल्लेख है, राज्य किस प्रकार से कर्तव्यों का निर्वाह करेगा, कार्य करेगा, इन सब का जो उल्लेख है वो भाग 6 में है, जो राज्यों के संबंधित जो कर्तव्य है। तो यानी माता पिता के कर्तव्य आगे पहले पुत्र के वापस याद करा लेता हूँ, यानी पहले में देश, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में जो उसके अधिकार दिए गए, चौथे में उसे निर्देश दिए गए, ठीक है, और पांचवें में उसके पिता ने कहा कि उसको संरक्षण मिल गया, संघ ने 6 में उसकी माता ने कहा राज्य के तौर पर, यानी राज्य को अपने माता माना है, संघ को उसका पिता माना है, ठीक है। उसके अलावा जो भाग 7 है, इसके अलावा अपन भाग करते हैं कि भाग 7 को हटा दिया गया, क्योंकि जिस प्रकार से संपत्ति आती है, संपत्ति को हटा दिया गया, उसी प्रकार भाग 7 को हटा दिया गया था, क्योंकि इसमें जो विशेष उपबंध थे उसको हटाकर जो उसको समाप्त कर दिया गया। इसमें कुछ अन्य बातें जोड़ी गई जो अपन जो संविधान संशोधन आएगा तब पढ़ेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि भाग 8 में, ठीक है, भाग 8 में ऐसा उल्लेख किया गया भाई पिता के कुछ कर्तव्य थे उन्होंने निभा लिए, माता यानी राज्य के जो कर्तव्य उन्होंने निभा लिए, अब पुत्र के भी कुछ कर्तव्य हैं। विशाल, स्वागत है विशाल जी आपका, एक बार शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग अपन से जुड़ सकें। तो यहाँ पे जो बात हो रही है भाग 8 में, भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश किसके अंडर में होते हैं, पुत्र के अंडर में, कुछ पुत्र के भी अंडर में होना चाहिए। तो यहाँ पे उस बच्चे के अंडर में जो है वो केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई। इसके अलावा अपन आगे बात करें तो भाग 9 में, भाग 9 में क्या है, पंचायती राज, यहाँ पे पंचायती राज, नगर पालिका और शहरी। अब क्या है कि भाई भाग 9 है तो बच्चा बड़ा हो गया तो अब वो घूमने फिरने भी जाएगा, और उसके अलावा वो ग्राम पंचायत यानी वो ग्राम में जाएगा, शहर नगर पालिका यानी वो शहर में भी जाएगा, सहकारी समिति यानी दोस्त भी बनाएगा। तो इस प्रकार से जो भाग 9 है इसमें क्या है कि उसके ग्राम पंचायत का उल्लेख है, उसके नगर पालिकाओं का उल्लेख है, उसके सहकारी समितियों का उल्लेख है, तो वो गांव में जा सकता है, शहर में घूम सकता है। इस प्रकार भाग 9 में उसके गांव, शहर और जो ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, उनका उल्लेख है, ठीक है। उसके अलावा भाग 10, भाग 10 में जो अनुसूचित जाति और जनजाति है इसका उल्लेख है। भाग 10 का अर्थ है कि यानी उसके दोस्त कैसे होंगे, SC ST वगैरह इनके संबंध में, यानी कि अब सबसे पहले बच्चे का जन्म हुआ देश में, उसके बाद उसको नागरिकता मिली 2 में, उसके बाद उसको तीसरे में उसको मूल अधिकार मिले, 3 नंबर पे उसे मूल अधिकार मिले, 4 में उसे दिशा निर्देश मिले, 5 में है जो उसका जो संघ पिता है उसने अपने कर्तव्य निभाए। सुरेश कुमार जानी, स्वागत है सुरेश जी आपका, एक बार शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग अपन से जुड़ सकें। अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में अपने अनुसूचियां पढ़ ली और अपन पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान में जो 22 भाग है इनके बारे में। और वर्तमान में जो अपन आगे बच्चे के जो अधिकार हैं वो पिता के अधिकार 5 में दिए, माता के राज्य के अधिकार 6 में दिए, 7 निरस्त कर दिया गया, और 8वें में उसे जो मैंने बताया था केंद्र शासित उसके खुद के अधिकार दिए गए, 9वें में उसे पंचायती राज नगर पालिका में घूमने फिरने के अधिकार दिए गए, 10वें में उसके अनुसूचित, 10वें में उसके दोस्तों के संबंध में उल्लेख दिए गए। 10वें में कैसे, जैसे उसके SC ST उसके दोस्त कैसे होंगे, SC ST से संबंधित, उसके साथ कोई भेदभाव ना कर दे, इस प्रकार से जो उल्लेख है वो भाग 10 में SC ST का उल्लेख है, ठीक है। SC ST के संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो भाग 10 में किए गए। अब बच्चा भाई बड़ा हो गया और भाग 11 में आ गए, 11 यानी 1 से 1, अब वो बड़ा हो चुका है। अब उसे क्या है, तो अब उसे 11 में संबंध, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके संबंध जुड़ते जाते हैं। पहले जैसे संघ और राज्यों का जो संबंध है, भाग 11 में संघ और राज्यों के संबंध है, तो अपन इसको याद कैसे करेंगे, यानी बच्चा बड़ा होने के बाद में वो किसी का पुत्र लगता है, उसकी माता लगती है, उसके पिता लगते हैं, पिता के जितने भी संबंधी है, कोई उसका मामा लगता है, कोई उसका काका लगता है, कोई उसका ताऊ लगता है। उसी प्रकार माता के संबंध में जो कोई उसकी मासी लगती है, कोई उसके बुआ फूफा वगैरह जो भी है, तो इस प्रकार जो उसके संबंध है वो भाग 11 में। तो इसका मतलब भाग 11 में जो जितने भी संबंध हैं यानी संघ और राज्यों के संबंधों का उल्लेख है जो भाग 11 में है, ठीक है। इसके अलावा भाग 12, अब बच्चा बड़ा हो गया तो बच्चा बड़ा होने के बाद उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो जितने भी पैसों संबंधित वित्तीय संपत्ति, यानी भाग 12 में वित्तीय संपत्ति का उल्लेख किया गया है। भाग 12, बच्चा बड़ा हो गया, 12 साल की उम्र में जब 12वीं क्लास पास कर लेता तो उसे
पैसों का खर्च करना, यानी अब जो संबंध भी जो जुड़े हैं उनके पास जाएगा तो वो उनसे पैसे देंगे ना, तो वो जो पैसे देंगे तो उन पैसों का वो खर्च किस प्रकार से करेगा, है ना। उसके अलावा उसे दूसरे जो अपने छोटे भाई हैं उनको भी पैसे देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार जो पैसों का उल्लेख है, वित्त संबंधी जो उल्लेख है वो भाग 12 में, ठीक है। इसके अलावा भाग 13 में जो अब वो जो भाग 13 में जो राज्यों के व्यापार और वाणिज्य से संबंधित उल्लेख है, राज्यों के व्यापार और वाणिज्य से संबंधित उल्लेख है। कहने का अर्थ है कि जब बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद उसे अपने 12 में क्या कर रहा था, उसको पैसे दे रहे थे, लेकिन कब तक पैसे देंगे जी, अब उसको खुद को भी तो व्यापार करना पड़ेगा। अतः भाग 13 में उसके व्यापार वाणिज्यों का उल्लेख है, राज्यों के व्यापार और वाणिज्यों का उल्लेख है। प्रताप सिंह जी, स्वागत है प्रताप जी आपका। एक बार शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग अपन से जुड़ सके। अपन पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में जो संविधान का विकास है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा अपन आगे बात करें तो भाग अपन ने 12 में उसको पैसे दे दिए, 13 में अब उसने कहा कि भाई मैं खुद का व्यापार खोलूंगा, तो उसे व्यापार संबंधी अधिकार भाग 13 में दे दिए। और भाग 14 में केंद्र राज्यों के अधीन सेवाएं ये है, तो अब उसे याद कैसे रखेंगे कि भाग 14 में अब उसके राज्यों ने कहा कि भाई राज्य और केंद्र सरकार ने कहा, उसके माता पिता, मैंने आपको बताया था ना, संघ उसका पिता है और राज्य उसकी माता है, तो माता पिता ने कहा कि भाई तू, हम भी बुजुर्ग हो गए, तू अब जवान है, तो अब हमारी सेवा करना तेरा फर्ज बनता है ना। तो यहाँ पर उसने कहा कि ठीक है माता जी, मैं आज से आपकी सेवा भी करूंगा साथ साथ। इस प्रकार भाग 14 में उसके सेवाओं का वो जो बंटवारा किया गया कि आप कार्य के साथ साथ माता पिता की सेवा भी करेंगे, यानी केंद्र और राज्यों के जो अधीन सेवाएं हैं वो यहाँ पे निश्चित की गई भाग 14 में, ठीक है। आगे अपन बात करें भाग 15 में निर्वाचन संबंधी। भाग 15 में यानी अब माता पिता जाने के बाद में जो बच्चा अब जो काफी उम्र का हो गया है, अब अपने घर में वही सबसे बड़ा है, तो उसका निर्वाचन किया जाएगा कि अब सबसे बड़ा कौन है, उसको पगड़ी पहनाई जाती है। तो यहाँ पर भाग 15 में उसका निर्वाचन संबंधी जितने भी उल्लेख है वो भाग 15 में है। निर्वाचन आयोग का भाग 15 में उल्लेख किया गया। इसके अलावा भाग 16 में अब जब वो घर का पंच बन गया है या सबसे ऊपर सबसे बड़ा बन गया है, तो उसे कुछ खास उपबंध दिए जाएंगे, कुछ खास बातें, कुछ खास कंट्रोल दिए जाएंगे। तो भाग 16 में जो उसे विशेष उपबंध दिए गए, विशेष उपबंधों का उल्लेख है। आगे भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। तो राजभाषा के ऐसे याद रखेंगे कि अब वो अपनी भाषा में सबको समझाता, जो बच्चा है वो काफी बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद वो घर में सारी बातों को कंट्रोल करने लग गया, तो यहाँ पर अपनी भाषा में वो सबको समझाने लग गया। क्यों? क्योंकि भाग 18 में उपबंध जो आपात उपबंध है, समय समय पर जब आपातकाल लग जाता है तो आपात उपबंध भी वो लगा सकता है, यानी जो बात से नहीं समझता उसको लात से समझाने के लिए आपात उपबंध यानी अपना अधिकार, अपना कानून भी ये यहाँ पे लगाता है। इसके अलावा अपन बात करें भाग 19 में जो है प्रकीर्ण के संबंध में उल्लेख है। इसके अलावा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि भाग 20 जिसे 2020 के नाम से जानते हैं, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें संविधान संशोधन का उल्लेख है कि भारत में संविधान का संशोधन किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि देखो 2020 जो मैच होते हैं अपन याद कैसे रख सकते हैं, भाग 20 पढ़ रहे हैं और भाग 20 में जो है संविधान संशोधन का उल्लेख है, उसे याद रखने का जो तरीका है वो इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से 2020 मैच होते हैं और उसमें बहुत सारे बदलाव, समय समय पर बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, उसी प्रकार से अपन याद रख सकते हैं कि संविधान संशोधन है जो भाग 20 में है। इसके अलावा जो अपन वैसे भी याद रख सकते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया और काफी उम्र का हो गया, अब वो जो पहले अपनी परंपराओं से चले आ रहे थे नियम कानून, अब उसमें बदलाव भी कर सकता है। 20 साल अपने यहाँ पे जो सरपंचाई करने के बाद में वो बदलाव करने के इतने योग्य हो गया, या 20 आदमियों का समूह इकट्ठा होकर भी संविधान संशोधन कर सकता है। तो यहाँ पर अपन इन बातों से याद रख सकते हैं। आगे बात करें तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों का उल्लेख है। इसके अलावा भाग 22 में जो निश्चन हिंदी भाषा के संबंध में, राजभाषा के संबंध में, इसके अलावा संक्षिप्त नाम में और उसमें कुछ सुधार से संबंधित ऐसी जो बातें की गई है वो भाग 22 में की गई। इस प्रकार से ये टोटल 22 भाग कंप्लीट हुए, और 22 भागों में जो महत्वपूर्ण भाग है आपको याद रखने योग्य है वो आपको सबसे पहला एक तो देश याद रखना है, यानी सबसे पहले देश आता है, दूसरी बात उसकी नागरिकता आती है, दूसरे भाग में नागरिकता, तीसरी बात में मूल अधिकार, जो चौथा भाग है उसमें नीति निर्देशक तत्व है, और जो पांचवा भाग है उसमें संघ का उल्लेख, छठे भाग में राज्यों का उल्लेख। उसके अलावा भाग 9 के अंदर जो ग्रामीण निकायों को कानूनी दर्जा दिया गया है उनका उल्लेख। भाग जो 14 है इसमें सिविल
सिविल सेवा यानी जितने भी जो कलेक्टर पद है, इसके अलावा एसडीएम पद है, इनको जो आरएस पद है, ये इन सबको सिविल सेवा के अंतर्गत माना जाता है और इन्हें आर्टिकल 315 से 323 के तहत डाला गया। इसके अलावा भाग 15 में निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख कई बार कई एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध किस भाग में है। तो भाग 15 में भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है और ये 324 से 329 तक इसका आर्टिकलों में इसका उल्लेख किया गया। इसके अलावा राजभाषा, राजभाषा कौन सी है? राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा। राजभाषा हिंदी, हिंदी का उल्लेख भाग 17 में खतरा होता है ना, जो बोलने से पहले कई बार सोचना चाहिए अपन क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 343 से 351 तक जिसका उल्लेख किया गया। इसके अलावा भाग 18 में आपात उपबंध, यानी किसी भी जब राज्य पर आंतरिक अशांति यानी कोई विद्रोह हो जाए या कोई इसके अलावा बाहरी आक्रमण हो जाए या पैसों की कमी आ जाए, तो इस संबंध में राष्ट्रपति आपात काल लगा लेता है और सारी सत्ता और शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है। तो इसका उपबंध भाग 18 में किया गया है। इसके अलावा भाग 20, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इस प्रकार से कि संविधान संशोधन जो संसद के द्वारा किया जाता है और अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर होते हैं वो राष्ट्रपति के होते हैं। तो यहाँ पर अपन भाग 20 से संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 68 के तहत की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 68, ये जरूर याद रखें। और ये अपन ने जो पहले अनुसूचियां पढ़ी थी, तो उसके बाद में 22 भागों का उल्लेख किया था और अब अपन ले रहे हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, जो मुख्य अनुच्छेद हैं संविधान के, जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले जो भाग 1 से 5 तक अपन ने बातें की थी, वो देश के बारे में, संघ और राज्यों के जो किस प्रकार से संबंध होंगे या संघ और राज्यों के बारे में जो उनकी सीमाएं हैं, इनके बारे में जो अनुच्छेद 1 से 5 तक है। इसके बाद में 6 से 11 तक जो है वो सारी की सारी यहाँ पर नागरिकता के बारे में। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद आते हैं वो मूल अधिकार से संबंध में आते हैं और मूल अधिकार जो है वो आपके 12 से लेकर 35 तक है और उनमें सबसे महत्वपूर्ण आता है सबसे पहले जो 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार। सबसे पहले व्यक्ति यही चाहता है कि हमें हर जगह समानता का अधिकार मिले, कोई हमसे ना बड़ा ना छोटा, ऐसी बातें होनी चाहिए। जो अभी जैसे अपन देखते हैं कि आज अमेरिका में जो भेदभाव की नीति के कारण पूरा अमेरिका जल रहा है, यूरोप जल रहा है, इसके अलावा बहुत सारे जो महाद्वीपों में इसकी घटना को खतरनाक रूप से फैल रही है। तो यहाँ पे समानता का अधिकार सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसे यहाँ पे लाएंगे। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, ठीक है, 14 समानता का अधिकार, विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सभी समान होंगे, ऐसा यहाँ पे अनुच्छेद 14 में उल्लेख किया गया। आगे अपन बात करें कि अनुच्छेद 15 में जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है ना। सब समान रूप से 15 सब समान, ठीक है। तो यहाँ पर धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, यहाँ पे ऐसा भाग जो अनुच्छेद 15 में बोला गया। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के समान अवसर में समानता यानी 16 यानी समानता यानी 16 समानता, ऐसे शब्दों को पकड़कर आप रिलेट करके वे याद रख सकते हैं। 16 समानता यानी अनुच्छेद 16 में जो जितने भी लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियां आती है या सरकार कोई भी योजना चालू करती है तो उसमें सभी लोगों को समानता के अधिकार दिए जाएंगे, उनमें सभी को समान माना जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 16 में कहा गया है। इसके अलावा भाग 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी अस्पृश्यता का विषय याद कैसे रखेंगे, भाग 17 अनुच्छेद 17 में खतरा यानी अगर कोई भी किसी के साथ भेदभाव करेगा तो उसको खतरा उठाना पड़ेगा। तो अपन 17 खतरा और इसमें अस्पृश्यता का अंत यानी भेदभाव का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 के तहत किया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत यानी 17 में खतरा यानी जो भेदभाव था उसको अंत कर दिया। अब 18 में उपाधियां, भाई भेदभाव होता किससे, कुछ अपने आप को राजा मानते हैं, कुछ अपने आप को बहुत बड़ा सम्राट मानते हैं। तो ये जो उपाधियां हैं बड़ी बड़ी, इन उपाधियों को हटा दिया गया भाग 18 के अनुच्छेद 18 के तहत। सॉरी मेरे को बार बार भाग याद आ रहा है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 18 के तहत यहाँ पे जो उपाधियां थी बड़ी बड़ी, इन सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया, ठीक है। तो केवल शिक्षा के क्षेत्र और सेना के क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी में कोई कहीं पे भी उपाधि नहीं दी जाती, ऐसा यहाँ पे बताया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो अनुच्छेद 19 में ऐसा कहा गया कि
भाषा की अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलने का अधिकार होगा उसे, ये अनुच्छेद 19 में कहा गया। इसके अलावा वो अनुच्छेद 20 में ऐसा कहा गया कि अपराध में दोष स्थिति के संरक्षण हेतु, यानी अगर किसी को भी किसी अपराध के तौर पर उसे जेल लेके जाता है तो उससे पहले वो अपने अपराध के लिए उसे अपराध या दोष को सिद्ध करने के लिए संरक्षण ले सकता है, कानून ले सकता है, कानून का जो है दायरा ले सकता है कि मैं निरपराध हूं। अपने दोष को सिद्ध करने के लिए वो कोर्ट का सहारा लेता है, तो वो अनुच्छेद जो 20 के तहत लेता है। T20 से अपन याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 20 यानी अगर कभी भी आप पर कोई 420 करे तो उस 420 के लिए जो कानून है अनुच्छेद 20, उसका सहारा लेकर आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव सिसोदिया, स्वागत है आपका देव जी। आपका एक बार शेयर जरूर करें देव जी, ताकि और भी लोग अपन से जुड़ सकें और सभी लोगों को जो भारतीय संविधान है बहुत अच्छे से रटा सके और समझा सके। आप पूरा वीडियो देखिएगा। जो हमने अभी तक 12 अनुसूचियां पढ़ाई है बहुत अच्छे तरीके से, इसके अलावा 22 भाग पढ़ाए हैं और अब अपन पढ़ा रहे हैं आर्टिकल 395 है, उसमें से अपन 20 तक आ चुके हैं और बाकी अपन समय समय पर कल इसी टाइम पर आप सभी लोगों से रूबरू होंगे। दिनेश सेन टोंगिसिया सरकार, स्वागत है टोंगिसिया जी आपका। एक बार शेयर जरूर करें, दिनेश जी से भी रिक्वेस्ट है और देवसा आपसे भी हम विशेष अनुरोध करते हैं कि एक बार शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग अपन से जुड़े और सभी लोगों के पास ये जाए वीडियो और सभी लोगों को शिक्षा को घर बैठे प्राप्त हो और उन लोगों को ये जो जनरल नॉलेज की बातें हैं, ये अपने संविधान के बारे में, अपने जो प्रमुख अधिकारों के बारे में, इन सब लोगों को ऐसे जागरूक रहना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि आपके एक शेयर के माध्यम से आप सभी लोगों के एक जागृति ला सकते हैं। तो शेयर करने में आप किसी प्रकार की कंजूसी ना करें। तो जो अभी अपन ने यहाँ तक जो 22 भाग लेके आए हैं, 22 अपन ने जो 12 अनुसूचियां पढ़ी, उसके बाद 22 भाग पढ़े। 22 भाग पढ़ने के बाद अपन ने जो कुछ अनुच्छेद पढ़े, अनुच्छेद अपन ने 20 तक पढ़े और बाकी जो अनुच्छेद 395 है अपन पूरे पढ़ेंगे। और तब तक के लिए ये जो बाकी अपना जो आज का टाइम हो चुका है, इसके बाद अपन जो मैं हूँ ये फेसबुक लाइव चल रहा है और इसके बाद मैं यूट्यूब लाइव भी आपको राजस्थान जीके के संबंध में जानकारी देता हूं। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है GKCL राव, उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और किसी प्रकार का वीडियो या आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि हम आपका उस कमेंट का जरूर उत्तर देंगे। और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है 99 जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको इसमें डाले हुए हैं सब जगह, तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए कल हम इसी समय आपसे वापस फिर से लाइव रूबरू होंगे। सभी लोगों से विशेष अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अन्य लोगों को भी इस सेशन का लाभ प्राप्त हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।